सुनील जी, आपने 10 साल इस देश को दिए, अभी भी देश को दे रहे हैं। अभी भी आप निलंबित तो कर दिए गए हैं आप, लेकिन ड्यूटी पर भी हैं। आपको क्यों सामने आना पड़ा अपने ही सिस्टम के खिलाफ? आपने सीधा आरोप लगा दिए, काले अंग्रेज का आरोप लगा दिए और घूसखोरी का आरोप आपने तमाम लगाए हुए हैं सिस्टम पर। आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उसी पर आरोप लगा रहे हैं आप? अभी तक आपने ऐसा क्यों नहीं किया 10 साल में? एक्चुअल में हम लोग ना जो है, यही तो हम लोगों को लगता है कि हम अपने सिस्टम के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम से पहले माँ भारती के लिए काम करने की ज़रूरत है, देश के लिए काम करने की ज़रूरत है। यदि सिस्टम में कुछ खामियां हैं और देश के लिए वो ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसके अगेंस्ट जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक बात पहुंचानी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचानी चाहिए। मैं उसी कार्य को कर रहा हूं। मैं, आपने जैसे पूछा कि ये 10 साल में क्या क्या आपके साथ में घटित हुआ। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग रही है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में सबसे पहली घटना मेरे साथ, जो मेरे हृदय को कुरेद देने वाली घटना घटी और जो मुझे अंतरात्मा से बहुत तकलीफ़ हुआ, उसमें ये था कि मैं आलापुर थाने पर एक गाड़ी के, मतलब जो सरकारी गाड़ी है उसमें हमराही के तौर पर इंस्पेक्टर साहब के साथ में जा रहा था। वहाँ पे 2 हमारी बहनें भी थी, गाड़ी के अंदर बैठी थी। इंस्पेक्टर साहब गद्दी वद्दी गालियाँ देने लगे, किसी को फ़ोन कटने के बाद या फ़ोन पे जो है गालियाँ देने लगे। तो ये 2016 की बात है। तो हमें ये देख के इतना ख़राब लगा कि हमारी 2 बहनें भी पीछे बैठी हैं और एक इतना जो है, जो जिसकी संवेदना इतनी गिरी हुई है कि वो ये नहीं देख पा रहा है कि बहनें बैठी हैं पीछे। तो मैंने जो है इंस्पेक्टर साहब से कुछ देर तो नहीं कह पाया, चूँकि बहुत जल्दी आदमी, भाई सिपाही एक इंस्पेक्टर से ऐसे सीधा, वो भी अंडर ट्रेनिंग, नहीं कह पाता है। मैंने फिर जो है कहा, चूँकि हमसे नहीं बर्दाश्त होता है, तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि सर जो है, क्या आप अपने घर पे रहेंगे, आप अपनी बहन बेटियां बैठी रहें तो इसी तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे? उन्होंने पीछे मुड़े और हमसे हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, शुक्ला जो है बेटा, आपने आंखें खोल दी। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का सम्मान भी होना चाहिए कि जो, अगर मान लीजिए गलती हुई है उनसे और वो गलती को मान लें, तो फिर कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप गलती किए, मान लिए, तो ठीक है आपको। और उसके बाद उन्होंने कभी गलती नहीं की और हमेशा मुझे वो ध्यान में रखते थे कि लड़का ठीक है। उसके बाद एक घटना होती है कि छुट्टी लेने के लिए मैं जाता हूं, तो छुट्टी में हमें डांट के भगा दिया जाता है। उन इंस्पेक्टर साहब का नाम लेना मैं बहुत प्रासंगिक नहीं समझता, चूँकि वो रिटायर हो गए होंगे। वो भी मेरे लिए, मेरे पिताजी के इलाज के लिए मैं छुट्टी ले रहा था, तो नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने कप्तान साहब से परमिशन, मतलब छुट्टी लिया, तो कप्तान साहब ने मुझे 1 महीने का दिया। उसके बाद मैं जब छुट्टी करा के पिताजी के इलाज के लिए मुंबई पहुँच गया, तो वहाँ पे मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई। तो मैं जो, तब तक वो कप्तान साहब बदल गए थे, दूसरे कप्तान साहब आ गए थे। तो मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने माता पिता का अकेला पुत्र हूँ, सर मेरी छुट्टी जो है बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने फ़ोन पे ही मुझे डांटा था। ये सब घटनाएँ हैं। उसके बाद एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ के सांसद, माननीय सांसद रितेश पांडे जी के साथ मैं उनका गनर रहा हूँ 3 साल तक। तो उसमें टीएडीए बरामद करने के लिए 10% देना पड़ता था। मैं यहाँ तक कि मैंने, एक बाबूजी हैं, उनके अकाउंट में पैसा डाला हूँ 10,000 रुपया। 1 लाख जब मुझे मिला था तो 10,000 मैंने डाला था। वो भी सोच के दंग हो गए होंगे, डर गए होंगे कि, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए कि मैं कभी ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि कौन था। लेकिन इतना आप ज़रूर जानिए कि आज जब आप मुझे सुन लें, इसके बाद से कभी भ्रष्टाचार में ना रखिएगा, नहीं तो मैं निश्चित तौर पर आपका नाम भी ले लूँगा। एक घटना मेरे साथ घटती है जनपद रायबरेली में। मेरी पत्नी को जो है डिलीवरी होता है, उसमें 50,000 का मैं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए बिल लगाता हूं। उसमें बाबू के द्वारा 45,000 दिलवाने की बात कही जाती है। उसका 10% घूस लिया जाता है, 4500 रुपये, लेकिन मुझे दिया जाता, मतलब जो हमको मिलता है पैसा, वो 35,000। तो मैं कहता हूं कि सर जब 45,000 की बात हुई, 35,000 क्यों? आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए। यानी कि आम आदमी, अगर ये मान लिया जाए कि आम आदमी को छोड़ के जो सिस्टम में लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाता? कहीं भी नहीं। जहाँ जहाँ वो पॉइंट्स हैं, उस हर पॉइंट से पैसे लिए जाते हैं। जहाँ आपको लग रहा हो कि यहाँ पैसा लिया जा सकता है, निश्चित तौर पे वहाँ पैसा लिया जाता है। इतनी पीड़ा के बाद ही मैं सारी चीज़ों पे उतर आया। तो आपने कभी अपने से ऊपर अधिकारियों को आपने इसकी सूचना दी कि ये सब हो रहा है सिस्टम में? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कई बार मैं नहीं, कितनी बार, जैसे ये मैंने जो घटना लखनऊ की उठाई थी कि जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है, हर साल इसमें एप्लीकेशन पड़ता था। कोई मैं पहला थोड़े हूँ, हर बार एप्लीकेशन पड़ता तो उसको कुछ माइंड नहीं किया जाता। बयान बुलाया जाएगा, बयान लिया जाएगा, कुछ भी नहीं।
जब मैंने ये देख लिया कि कम से कम 2-3 साल तो मुझे भी हो गया है लखनऊ में, और मैं हर साल देखता था कि लोग एप्लीकेशन देते थे, उसका कोई मतलब नहीं। मैंने स्वयं ग्रीवांस में कई बार एप्लीकेशन दिया, उसका कोई मतलब नहीं। तब मैं चिल्लाना शुरू किया कि इन लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगती है, तो अब नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तो नए तरीक़ों को ईजाद करके मैंने ये बोला, तो अब उन लोगों के कान तक मेरी बात पहुँची है, सुधार होने का कार्य शुरू हो गया है। आपने इतने गंभीर आरोप सिस्टम के ऊपर लगाए, क्या ये बात सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती? तमाम वीडियोज भी वायरल होती हैं, सिपाही किस तरीके से कैसे घूस ले रहा, प्रशासन किस तरीके से ले रहा, पकड़े भी जाते हैं, पेपर में भी छपते हैं, वीडियोज भी वायरल होती है। क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा जो जीरो टॉलरेंस की नीति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसी के तहत जो है विजिलेंस की टीमें हर जगह दौड़ रही हैं, लोगों को पकड़ रही हैं। लेकिन सारी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की ही नहीं है, हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी उसका विरोध करें। हम तो कहते हैं कि सभी लोग जो है, जो आप सरकारी कार्यालयों में जा रहे हैं जहाँ पे लगता है कि घूस लिया जा सकता है हमसे, छोटे छोटे कैमरे लगा के जाइए, रिकॉर्ड करिए उन भ्रष्टाचारियों को और उनको पब्लिक कर दीजिए। आप ये 2-3 साल का अभियान चला देंगे, कोई आपसे घूस नहीं लेगा। और मुझे लगता है कि जब लोगों की नीयत इतनी ख़राब होने लगी तो निश्चित तौर पे ऐसे कदम उठाने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप उसके मालिक हैं, हर ऑफिस का मालिक जनता है, जनता घूस देने के लिए नहीं है। आप भी देखे होंगे, 10 साल आपने सिस्टम में काम किया, आपने भी थानों पर रहे होंगे, एक आम आदमी के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल आपने देखा होगा। तो फिर कैसे एक आम आदमी कैमरा लेके जाएगा, उसको रिकॉर्ड करने दिया जाएगा वहाँ पे? उसको कुछ पता ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कैमरे आते हैं, बहुत छोटे छोटे, कि जो दिखे ही ना, उनको लगा के जाइए, वॉइस रिकॉर्ड करिए। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। डर कब तक? अगर आप डर के, आप किस चीज़ के लिए डरते हैं? क्या आपको कोई, आप मृत्यु से डरते हैं? मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। आप यहीं घर पे बैठे हैं, ये घर ही गिर जाए तो क्या होगा? आपकी नसें ब्लॉक हों और हार्ट अटैक हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये सब डर वर जो है एक साइकोलॉजिकल है कि मतलब कि मानो एक वैसे लगता है कि मैं इसलिए डर रहा हूँ। कुछ भी निश्चित नहीं है कि अगर आपकी मृत्यु आनी होगी तो कोई, आप कुछ भी ना करिए, बिल्कुल साधुवत जीवन जिए का 50,000 साल जिएंगे क्या? जिस दिन मौत। शुक्ला जी, एक आम आदमी दिन का अपना कैसे गुजारा करता है, 2 रोटी का, वो जाएगा सिस्टम से लड़ने के लिए, प्रशासन से लड़ने के लिए, थाने पे जाते हैं, उसको मार कर गाली दे के भगा दिया जाता है। या आपने खुद देखा हो, कोई कहने वाली बात नहीं। बिल्कुल, देखिए, हाँ, सत्य बात है, ये बात बिल्कुल आपकी एकदम सत्य है कि भारत में 80 से 85% लोग जो हैं 10,000 से कम कमाते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा कठिनाई है, वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो समझ भी रखते हैं, उनका तो कार्य है, वो तो अपनी ड्यूटी निभाएं। उन लोगों को मान लीजिए छोड़ भी दिया जाए कि जो 10,000 रुपये कमा रहे हैं, वो उतना बेचारे डरते हैं, उनकी अभी वो सोच विकसित नहीं हो पा रही है कि वो अपने पेट के लिए लड़ें कि देश के लिए लड़ें। लेकिन हम लोग जो थोड़ा लड़ सकते हैं, तो हम लोग तो लड़ें। तो हम लोग भी अगर लड़ते हैं तो काफ़ी मजबूती हो सकती है। लोगों के अंदर भय क्रिएट करना है, मेरा उद्देश्य ये है कि भ्रष्टाचारियों के दिमाग में भय होना चाहिए कि कब कहाँ रिकॉर्ड हो जाए, कुछ पता नहीं। ये चीज़ हमारा उद्देश्य है। शुक्ला जी, जब ये पकड़े जाते हैं, विजिलेंस की टीम पकड़ती है अधिकारियों को, चाहे छोटे अधिकारी हों चाहे बड़े अधिकारी हों, जब पकड़ती है तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? बिल्कुल, इनको जेल भेजा जाता है, जेल से आते हैं, फिर अपना अगर सत्यता रहती है तो इनके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की सत्यता है तो छूट भी जाते हैं, बहुत सारे जो लोग छूट भी जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों की वजह से लोगों का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है, किसी गलत तरीके से जान रहा है कि सब कुछ गलत है, उसके बाद भी फंस जाता है बेचारा, 7-8 साल जेल काट के आता है, किसकी जिम्मेदारी है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से फंसाए जाते हैं और जेल काटते रहते हैं। तमाम वीडियोज आपने भी देखे होंगे तमाम कि लोग 20-20 साल जेल काट आते हैं, निर्दोष साबित होते हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना कि एक, मुझे नाम नहीं याद है तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कोई पंडित जी ही थे, हाँ, तिवारी जी, विष्णु तिवारी जी। अब वो जो है 20 साल काट के आए, उसके बाद जो है आप ये एम सॉरी कह दिए। इसका क्या मतलब? मुझे लगता है कि जहाँ पे एम सॉरी वाली बात आए, वहाँ पे उनको कम से कम उनका सब कुछ तो लुट गया है। क्या सिस्टम उनका जो जेल में 20 साल बीते वापस करेगी? वही, इसीलिए मैं चाहता हूँ, परिवार पूरा तबाह हो गया, मर गए, किसी को देख नहीं पाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिले स्तर पे ब्रेन मैपिंग जैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग कौन गलत किया है, अगर नहीं किया है तो कम से कम वो अपनी ब्रेन मैपिंग करा ले, और जो साक्ष्य संकलन है उस आधार पे होना शुरू हो कि जो है इसने एक रास्ता तय हो जाता है ना ब्रेन मैपिंग से कि किस तरह का रास्ता है, कि आप गलत रास्ते पे ही जा रहे हैं, विवेचना गलत रास्ते पे कर रहे हैं। कम से कम ब्रेन मैपिंग कराने के बाद
एक रास्ता तय हो जाता है कि इस रास्ते से जाइए। तो मुझे लगता है कि ब्रेन मैपिंग बहुत प्रासंगिक है और ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों के ऊपर यहाँ विश्वास नहीं किया जा सकता है। लोग पैसे पे क्या से क्या कर देते हैं। अब देखिए ना कि लखनऊ जैसे शहर में एक रैकेट चल रहा था कि 10 लाख देकर लोग रेप केस लिखवा रहे थे, 20 लाख देकर पॉक्सो लगवा रहे थे। अगर ऐसी चीज़ हो तो आप बताइए कि आप कैसे जिएंगे। अब मैं खड़ा हूँ, मैं कभी हर बहन, किसी की बहन हो तो मैं उसको बहन की तरह देखता हूँ, और मुझे फंसा दिया जाए तो मैं क्या करूँगा? छटपटाते हुए जेल चले जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रेन मैपिंग जैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप जिले स्तर पे जाइए, 1 घंटे के लिए गए, ब्रेन मैपिंग करा के चले आए। कोई भी आदमी ब्रेन मैपिंग अगर जिले स्तर पे हो जाए तो गलत आरोप ही किसी के ऊपर नहीं लगाएगा। मुझे लगता है कि इसकी बहुत प्रासंगिकता है, इसकी बहुत ज़रूरत है, और पुलिस के अंदर ये पावर होनी चाहिए कि ब्रेन मैपिंग करा के विवेचना की जो साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया है ब्रेन मैपिंग के बाद शुरू होनी चाहिए। क्या लगता है कि सुनील शुक्ला की आवाज़ उठाने से सिस्टम में कुछ बदलाव हो पाएगा? निश्चित तौर पे देखिए, जब आप सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हैं तो हर घर से शुक्ला निकलते हैं। अगर आपकी सोच मजबूत है तो आप अगर लोगों को जागृत कर पा रहे हैं, लोग आपकी इस बातों को समझ पाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि एक सुनील शुक्ला है, हर घर से सुनील शुक्ला निकलेंगे और इस माँ भारती पे जो ये कलंक रूप जो है भ्रष्टाचार का लगा है, हम उसी रूप में उनको देखना चाहते हैं। जो जिस छवि हमारे दिमाग में माँ भारती की बनी है, उस कलंक को, उस भ्रष्टाचारी रूपी दाग को हम धुल देंगे और उनको उसी निर्मल रूप में, हम जो अपनी माता को जिस रूप में आदमी देखना पसंद करता है उसी रूप में हम लोग उनको देखेंगे और इस भ्रष्टाचार को हम धुल देंगे, एक दिन आएगा। क्या लगता है कि ये जो आप सीधा अपने आरोप अपने ही अधिकारियों पर ये सब लगाए हैं, अभी तक कहीं से कुछ आपको सफलता इसमें मिली है कि नहीं मिली? बिल्कुल सफलता मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि लखनऊ कमिश्नरेट में मैंने बताया था कि ज़मींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है, तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। लेकिन कोई माने नहीं है कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाए और एक तरीका से वो चल रहा है, उसमें अपडेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो निरंतर तौर पर अपडेट करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने सॉफ्टवेयर बना दिया तो अब उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन अब वो चलता रहेगा जहाँ जितने लोग प्रताड़ित हों। नो, अगर उसमें अपडेट होते रहने चाहिए कि अगर सुख सुविधा में दिक्कत हो रही है लोगों के तो अपडेट करिए। क्योंकि हमारे अधिकारियों का काम ही यही है कि क्या वो कोई पहरा करते हैं कि पिकेट करते हैं कहीं पे, उनका तो सुपरविजन काम ही है ना। तो सुपरविजन अपडेट देखते रहना है कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें क्या सुधार हो सकता है, और सुधार कैसे हो, और ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, लोगों की सुख सुविधा का भी ध्यान दिया जाए, वो अपने पारिवारिक जीवन भी ठीक ढंग से कर सकें और ड्यूटी भी अच्छे से कर सकें। इन सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। केवल एक ऐप बना देने से, अगर आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, ऐप बना देने से हल नहीं निकलता है। आपकी मानसिकता भी ठीक होनी पड़ेगी और उसको जो है अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जैसे लोग आके उसका विरोध करेंगे। आपको निलंबित क्यों किया गया है? ये दमन है, ये निलंबन नहीं, इसको दमन कहते हैं। 1861 का पुलिस रेगुलेशन एक्ट जब प्रभावी हो तो जो बोलेगा उसका दमन किया जाएगा, तो वो मेरा दमन है। इसको निलंबित कह के जो है इसका अपमान न किया जाए, ये दमन हुआ है जी। क्या सच बोलना पाप है इस देश में? नहीं, पाप नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि सच बोलना पाप है, चूँकि उनका ग्लैमर इससे प्रभावित होता है। तो वो दमनकारी अभियान चलाया जाता है। जैसा कि 1861 का पुलिस रेगुलेशन एक्ट बनाया ही इसीलिए गया था कि हमारे क्रांतिवीरों के लिए जो है दमन किया जाएगा उनका, कि वो अपनी स्वतंत्रता की आवाज़ ना उठा सकें। तो मैंने भी एक भी शब्द कभी झूठ नहीं बोला है, जो भी बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। ये हर व्यक्ति जान रहा है, हर पुलिस का सिपाही, दीवान दरोगा, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी सब जान रहे हैं कि सुनील शुक्ला सत्य बोल रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरा निलंबन हुआ है तो मेरा निलंबन नहीं है, पूरे भारत के हर उस सिपाही का अपमान है जो देशभक्ति गीत बजने पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर व्यक्ति का अपमान हुआ इसमें। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? मैं 2015 बैच का सिपाही हूँ। 10 साल में आपने तकरीबन कितने थानों पर आपकी ड्यूटी लगाई गई? मैं केवल 2 थाने पे रहा हूँ। मुझे लगता है 1.5-2 साल ही मैं थाने पे रहा हूँ, बाकी सारी ड्यूटी जो है मेरी पुलिस लाइन की ही है। ये हर थाने की यही कहानी है? देखिए, कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, सबके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कमोबेश यही समस्याएँ हैं। लगभग कितने % होंगे जो अभी जो भ्रष्टाचार की बात सरकार करती है, अभी लगभग हमारे देश में लगभग कितना भ्रष्टाचार है? ये मान के चलें कि पुलिस विभाग में 80 से 85% लोग जो है ईमानदार हैं और अच्छे हैं। लेकिन वो जो जिनसे आपकी मुलाकात होती है 10-15% से, वो फ्रंट लाइन पे बैठे रहते हैं, उन्हीं से आपकी मुलाकात होती है। जो ईमानदार लोग हैं वो पीछे हैं, उनको आप देख नहीं पाते। समस्या इसी बात की है, इसीलिए पुलिस विभाग में जो है लोगों को लगता है कि बहुत करप्शन है। लेकिन वो 10-15% ही लोग सबसे आगे आपको दिखेंगे और वो भ्रष्टाचार करेंगे, तो आपको मूल्यांकन आदमी किससे करेगा? जिससे मिलेगा ना। जिससे आप मिल ही नहीं रहे तो उनका मूल्यांकन कैसे होगा? तो इसलिए 10-15% लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बाकी सारे लोग अच्छे हैं। वो चाहे सिपाही दीवान से लेकर IPS तक केवल 10-15% हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं।
आपका मेन मकसद क्या है? सिस्टम को आप किस तरीके से बदलना चाहते हैं? मैं बिल्कुल कंप्यूटरीकृत व्यवस्था चाहता हूं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे टीएडीए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और जो कुछ भी हमारी जैसे सिंगल विंडो सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ऐप के माध्यम से होनी चाहिए। मुझे किसी बाबू और किसी अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत ना हो। जैसे हमको अभी भी साइकिल अलाउंस मिलता है 200 रुपया, ये कहाँ तक प्रासंगिक? साइकिल अलाउंस से आपको लगता है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर पाएगी? कम से कम इसको व्यवहारिक होना चाहिए। एचआरए हमको मिलता है 2400 रुपये लखनऊ में। आप 2400 रुपये में कौन सा घर ले लेंगे जिसमें आप पति पत्नी और माता पिता के साथ रह सकें? बिल्कुल गैर प्रासंगिक है। इसमें लगता है कि मुझे सुधार किया जाना चाहिए। हम लोगों को टीएडीए मिलता है। लखनऊ जैसे जनपद में एक दिन का रहने खाने और रुकने का 390 रुपया मिलता है, जिसमें 90 रुपया घूस का चला जाता है। 300 रुपये में आप कैसे रह लेंगे? दोनों जून का भोजन और रहना, कहाँ पर रहेंगे? कहीं ये सारी चीज़ें जो गैर प्रासंगिक हैं, इनको सुधार करने की ज़रूरत है। पुलिस विभाग में रिफॉर्म की ज़रूरत है। मेरी यही माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे पुलिस परिवार की तरफ से गुहार है कि आप जो है सुनिए और हम लोगों की पीड़ा को मानवतापूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए उसका निराकरण कीजिए। रिश्वत लेते हुए, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई रिश्वत ले रहा, घूस ले रहा है, तो सुनील शुक्ला जी क्या चाहते हैं? उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल उसके ऊपर मैं अगर अपना बताऊं तो अगर वो 10,000 का घूस लिया है तो उसका 10 गुना 1 लाख रुपया तुरंत डिटेक्ट कर लेना चाहिए। उसके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए और उसको सरकारी कोष में जमा कर देना। उसको जेल वोल ना भेजिए। केवल 10 गुना, अगर जो पकड़ा जाए उसको 10 गुना उसके ऊपर दंड। अगर 1 लाख लेते पकड़ा गया, 10 लाख ले लो। और ये जो कैमरे की बात कर रहा हूँ, जनता को जागृत होना पड़ेगा कि कैमरे लेके टहलो। और अगर आपको लग रहा है कि ऑफिसों में घूस लिया जा सकता है तो बिल्कुल कैमरा लगा के जाइए। इनको डर का माहौल होना चाहिए, भय होना चाहिए, कहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी और 10,000 देंगे और 10 गुना 1 लाख रुपया हमसे वसूल लिया जाएगा। तो इनको डर होना चाहिए, तनख्वाह पे आए। अगर इनकी कोई समस्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे साइकिल अलाउंस मिलता है, मुझे तकलीफ है, मुझे टीएडीए कम मिलता है, तकलीफ है, मुझे एचआरए कम मिलता है, तकलीफ है, तो मैं क्या जनता से लूट लूँगा क्या? ये बात मैं अपने शीर्ष अधिकारियों तक पहुँचाऊँगा, माननीय अपने प्रदेश के मुखिया जी को बताऊँगा कि हमारी समस्या है, इसका निराकरण कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जनता से लूट लूँगा। तो ये मेरी सोच इस तरह की। घूस लेने वाला जितना बड़ा अपराधी है, घूस देने वाला भी तो उतना बड़ा अपराधी है। लोग बचने के लिए गलत काम करते हैं और बचने के लिए भी फिर ऑफ़र करते हैं। तो पैसे किसको काट रहा है? पैसे तो बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि घूस देने वाला भी अपराधी है, लेकिन मरता क्या ना करता। अगर आप 5 दिन दौड़ के जाएंगे और रोज़ 100 रुपये का पेट्रोल फूंक के जाएंगे और सामने वाला कह रहा है कि नहीं मुझे 500 दोगे तभी काम करेंगे, तो क्या करे आदमी? कितना दिन दौड़े? तो इसलिए देता है, मजबूरी है। मुझे लगता है कि दौड़ने की ज़रूरत क्यों पड़े? जब एक ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें हो सकती हैं तो क्यों ना ऐप बना दिया जाए कि आदमी अपने घर से काम कर ले। जब निरर्थक चीज़ों के लिए क्यों दौड़ना? अपने घर से आदमी काम करे, फ्यूल भी बचेगा, ह्यूमन जो पावर है वो भी बचेगी, संरक्षित होगी और भीड़ भी कम लगेगी। जैसे आप देखिए ना, हॉस्पिटल में जाके देखिए, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ क्यों लगाना? एक ऐप के माध्यम से कर दीजिए, जब जिसका नंबर आए तो वहाँ पहुँचे। क्यों इतनी भीड़ लगाना? मैं तो ऐसे हॉस्पिटल की व्यवस्था चाहता हूँ कि एक ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें हो कि मुझे पता होना चाहिए कौन से बेड पे कौन पड़ा हुआ है। आदमी का नाम ना रहे, XYZ के नाम से हो सकता है ना, ऑथेंटिक रहे। अगर वहाँ पे बेड नहीं खाली है तो मैं क्यों जाऊँगा? मैं तो चाहता हूँ कि सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटरीकृत हो, ट्रांसपेरेंसी हो। समाज का हर पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति जो ललचाई नज़र से देखता है कि मेरे साथ भी कोई न्याय करे, उसके साथ भी एकदम हक के साथ उसका न्याय हो। मैं यही चाहता हूँ। सुनील शुक्ला जी, आपने कभी शिकायत किया मुख्यमंत्री जी से? मैं तो जो है ये बात मेरी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को जो गलती रहेगी मैं उसको मान लूँगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कभी जाके एप्लीकेशन ना तो दिया हूँ। एप्लीकेशन एक बार मैंने दिया है, लेकिन वो बाद में दिया है, वीडियो बनाने के बाद दिया है। हाँ, ये ज़रूरी गलती है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत आसानी से उनसे मिला जा सकता है, लेकिन मैं बिना मिले और मैं नहीं कह पाया। तो इसका भी एक रीज़न है कि चूँकि हम लोग नीली टोपी से, यानी जो हमारे गेस्ट अधिकारी हैं उनसे डर का माहौल है, डरता हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने का साहस नहीं हो पाया। मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से ही करना चाहिए, एक तरीका ये भी है, मैंने ये किया। क्या आप मानते हैं कि रिश्वतखोरी पर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है? सख्त कानून तो बनना ही चाहिए, सख्त कानून तो है भी, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो आप घूस नहीं ले पाएंगे। एक तमाम लोगों के एक सवाल होता है कि क्या लोग थाने में जाते हैं, वहाँ की वीडियो शूट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप क्या अपने आप को क्या समझते हैं? आप मालिक हो इस देश के। मोबाइल तो तुरंत रखवा दिया जाता है। नहीं, ये गलत है। बहुत सारे वकील साथी भी कहते भी हैं, बहुत लोगों को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि आप उसके मालिक हो, आप बिल्कुल ये मुझे नियम उसमें नहीं पता है कि क्या उसमें वो बताते हैं, लेकिन कोई भी धारा लगा के अंदर कर देंगे, क्या करें? लोग डरते हैं ना। हाँ, तो ये डर का माहौल तब खत्म होगा जब आप भंग कर रहा है, ये प्राइवेसी लीक कर रहा है, तमाम देखें। प्राइवेसी वाली चीज़ें सामने नहीं है। CCTV कैमरे क्यों नहीं हर जगह लगाए जाते हैं? CCTV कैमरे लगे हैं, पता नहीं चल रहे हैं
कि बंद है उसको वो जाने। की जांच क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। वहाँ पे जो जा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है? CCTV जहाँ कैमरे लगे रहते हैं वहाँ पे लोग घूस नहीं लेते हैं, कोने में जाके घूस लेते हैं, क्या करोगे आप? तो ये समस्या है ना, ये सत्य है। मेरे साथ स्वयं हुआ है। मैं कहीं तो नाम ले लूँ, लेकिन नाम ले लूँगा तो नुकसान हो जाएगा। मेरी बहन का पुलिस वेरिफिकेशन का समय था, होमगार्ड में है, तो पुलिस वेरिफिकेशन कराने गए तो एक दीवान जी हमको पीछे कोने में लेके गए। अब मैं जब नाम ले रहा हूँ तो डर गए होंगे, नाम नहीं लूँगा उनका। जो है जब वो पीछे कोने में ले गए तो हम कहे देखिए इनका दिमाग ख़राब है, अभी हमको ले चलेंगे तो इनको हम ठीक कर देंगे। तो हमको ले गए कोने में, तो कहने लगे कि कुछ खर्चा वर्चा दे दीजिए। हम फिर उनको बहुत ठीक कर दिए वहाँ पे। हम कहे ये ठीक नहीं है, और मतलब उनको मैं पूरा जो एक लहजा होता है सम्मानित लहजे में डांटने का, तो मैंने चूँकि ऐसे लोगों को डांटना भी ज़रूरी होता है। जायज़ इस पद पे हो, क्या मतलब है? अगर आप गलत करोगे तो मैं भी तो मालिक हूँ इस देश का, गलत करने के लिए मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ। और मैं भी 140 करोड़ का शेयर होल्डर हूँ, इस देश का मालिक हूँ। कोई हर व्यक्ति मालिक है इस देश का, और उसका हर व्यक्ति का अधिकार है। वो जिस दिन अपने आप को समझेगा कि मैं मालिक हूँ, तो मालिक का जो रवैया होता है उस रवैया में रहिए। फिर सुनील जी कैसे रुकेगा? कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके अंदर मैं जो एक्चुअल रास्ता है उसको मैं 2 महीने बाद आप लोगों को बुलाऊंगा और मैं उस संदर्भ में बाइट दूंगा। लेकिन चूंकि मैं अभी अगर बोल दूंगा तो वो विषयांतर हो जाएगा, चूंकि मैं जिस ट्रैक पे चल रहा हूँ उससे विषयांतर हो जाएगा। इसलिए मैं उसको 2 महीने बाद, मैंने कई लोगों को बता चुका हूँ कि कौन सा ऐसा तरीका है जो भ्रष्टाचार का समूल नाश कर सकता है, वो मैं बताने वाला हूँ। 2 महीने बाद मैं बताऊँगा। और मैं जब कह रहा हूँ तो कोई नया ज्ञान नहीं, उसको सब जानते हैं, लेकिन ग्लैमर लोगों का प्रभावित होता है, इसलिए लोग कहना नहीं चाहते। मैं उस ग्लैमर में जीने का आदी भी नहीं हूँ कि मुझे कोई ग्लैमर ग्लूमर चाहिए। हाँ ठीक है, सामान्य व्यवस्थाएं हैं, चल रही हैं, नहीं चलेंगी तो नहीं चलेंगी। शुक्ला जी, क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था सबके लिए समान है? होनी चाहिए, है कि नहीं? कभी कभी लोगों को देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि उपेक्षित हो जाते हैं लोग, उनको जिसका हक है वो नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से पुलिस महकमे में अब भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, आप भी जी, आप तो उसी में रहे हुए हैं, हम लोग तो भी सुनते हैं। ये सब क्या इनको ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी गालियाँ देने के लिए? मैंने भारत के पुलिस वालों को केवल देखा, मैं विदेश में 10 साल रहा हूँ, कभी नहीं। ट्रेनिंग नहीं, ये अपनी दूषित सोच है। जो व्यक्ति, जैसे मैं देखता हूँ कि कोई रिक्शा वाला बेचारा, वो क्या है, रिक्शा उन्हीं को देंगे जो जवाब नहीं दे सकते। देखें, रिक्शा वाला क्या आपको लगता है कि वो कोई नीचे का आदमी है क्या? वो भी इस देश का 140 करोड़ का शेयर होल्डर है और मालिक है वो। और मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कि अगर वो, उसको बिल्कुल सम्मान का हक है, जितना मेरा सम्मान उतना उसका, चाहे वो एक IPS का जितना सम्मान है उतना ही उस रिक्शे वाले का भी सम्मान है, और कभी भी उसका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, ये उनकी दूसरी सोच की बात है। लेकिन दूसरी सोच भी एक जगह से विकसित होती है पुलिस के लोगों की, जिसकी दिनचर्या ही इतनी ख़राब हो। शुरुआत होती है तो ऐसी गंदी लैट्रिन में जाना, ऐसे वाशरूम को यूज करना, ऐसे गंदे जगहों पे रहना। जब इतनी कुंठित व्यवस्थाओं के बीच में रहता है आदमी, तो ऐसी कुंठित मानसिकता तो विकसित होगी। वो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि लोगों की कुंठित मानसिकता पैदा भी इसी तरह होती है। यही पुलिस विभाग में उनकी अव्यवस्थाओं की, जैसे आप सोचिए कि मेरा घर जो रायबरेली में है, ऐसा है कि घर नहीं, वो बम है। जब मैं देखूँगा मेरा पूरा परिवार असुरक्षित है, तो हमारी कैसी मानसिकता विकसित होगी? तो जब ऐसी मानसिकता, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं सिपाही दीवान दरोगा जो उल्टा बोल रहे हैं उनकी ही, जब वो घर नहीं जाने पाएंगे, उनकी माताजी की तबीयत ख़राब है, छुट्टी के लिए दौड़ रहे हैं साहब के पीछे आगे, और साहब जैसे कुत्ते की तरह डांट के भगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो चौराहे पे आके खड़े होंगे तो वो सबकी पूजा करेंगे? ऐसे ही बोलेंगे। ये एक प्रतिक्रिया है। तो इसको समझना पड़ेगा कि लोगों की पीड़ा है। मैं वही पीड़ा की बात कर रहा हूँ कि इनकी पीड़ा खत्म की जाए, जिसका इम्पैक्ट जनता के सामने तत्काल दिखना शुरू हो। कब तक लड़ेंगे सुनील शुक्ला जी? तमाम लोग आए इस तरीके से, जब तक मेरी सांस है, सिस्टम से जब तक सांस है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार भी भ्रष्टाचार पर ही आई, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आई, अपराध मुक्त करने के लिए आई, लेकिन कहीं से कुछ बदलाव लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, मैं तो जब तक सांस है तब तक लड़ूंगा। मैंने पूरी कमर कस ली है, और जीवन रहेगा तो लड़ूंगा। जब तक जीवन है तब तक लड़ता रहूँगा। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इसमें। बिल्कुल, सत्य का महंगा नशा करता हूँ, उसी नशे में झूम रहा हूँ, और मुझे तो बहुत आनंद आता है।